नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे अहम क्षेत्रों में सीएसआर की भूमिका पर मंथन किया गया है। देश भर की कॉरपोरेट कंपनियां, उद्योग समूह, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी मजबूत करने, सीमांत क्षेत्रों तक सीएसआर परियोजना पहुंचाने, साथ ही सतत विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक नवाचार को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। और देहरादून में आयोजित उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्र में सीएसआर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। नई परियोजनाओं की घोषणा भी हुई है। और उत्तराखंड में रेड अलर्ट और लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर सहस्त्रधारा, कालडीगढ़ और साथ ही संवेदनशील सपेरा बस्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिया। अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सहस्त्रधारा सरोना मार्ग से मलबा हटाकर यातायात जल्द बहाल करने और स्थायी समाधान के लिए शासन स्तर पर यह पहल का भरोसा भी दिया है। और नैनीताल में हाईकोर्ट के पास न्यू पवेलियन होटल के समीप अचानक से एक विशालकाय पेड़ गिरने से 2 राहगीर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंची हैं। त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर पेड़ को यहां से हटाया गया है। घायलों को सुरक्षित निकालकर बीडी पांडे चिकित्सालय उनको पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। और हरिद्वार के रावली महदूद में मानसून की पहली बारिश ने तालाब सौंदर्यीकरण परियोजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सौंदर्य पथ का हिस्सा बारिश में धंस गया है। टाइल समेत मिट्टी यहां पर बह गई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। जांच और जिम्मेदारी पर कार्रवाई की मांग की है। ये तो पहले बरसात में ढेर हो गया। ये तो हमें लग रहा है बहुत बढ़िया पार्क घूमने का बना हुआ था, लेकिन ये तो पहले गिर गया पूरा पार्क। ये तो मामला बेकार ही हो गया। इसको फिर से बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए थोड़ा। इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ, अभी कोई नहीं आया यहाँ निरीक्षण के लिए। तो प्रधान और विधायक आए थे। कितना समय पहले आए थे? वो हो गया करीब 1 महीना पहले आए थे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं हालात की जानकारी ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबकि गंगा किनारे संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दल तैनात कर दिया गया है। हरिद्वार रोड की लक्सर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार का प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर प्रदेश की हम बात की जाए तो प्रदेश में 4 जिलों में ऑरेंज और साथ ही 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार प्रशासन की जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद नजर आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में सड़कें इस वक्त जलभराव के कारण तब्दील नजर आ रही हैं। हरिद्वार प्रशासन जो नदी गंगा किनारे जो लोग रहते हैं उनसे लगातार अपील करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरिद्वार पुलिस स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही है। स्कूली छात्रों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही जो छोटे जो बच्चे होते हैं यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जो टीमें हैं उन्हें यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ रखा गया है। अपने सहयोगी के साथ हरसैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस का यह कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और विवेचना भी जारी है। 5 जुलाई
जुलाई 2026 को वादी मुकदमाती चंद्रबदन जोशी द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई। उनके द्वारा कहा गया कि उनका जो मंडला क्षेत्र है, इस मंडला क्षेत्र में कोई भूमि है, इस भूमि के पास गाड़ियों में कुछ लोग आए और उन गाड़ियों में जितने लोग आए हुए थे उसमें से एक व्यक्ति गाड़ी से बाहर आया, उसने हवा में फायर किया और जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगे और लोगों को जान से मारने की धमकी देकर के मौके से फरार हो गए। साथ ही उससे एक दिन पहले भी इसी प्रकार की घटना संबंधित क्षेत्र में हुई थी। हालांकि उसमें कोई फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग उस समय भी मौके पर आए थे, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे जुड़ी हुई थी। मामले की संजीदगी को समझते हुए और इस तरह की गुंडागर्दी की कॉम्प्लिकेशन को समझते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर के द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए कि इस तरह की कार्रवाई से तुरंत निपटा जाएगा। एसएसपी उधम सिंह नगर के द्वारा एक त्वरित टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे गए। मैं आप सूचना के लिए बता देना चाहूंगा कि एक प्रकार से ब्लाइंड केस था। ब्लाइंड केस लिए था कि मौके पर कौन लोग गोली चलाने वाले थे किसी ने नहीं देखा था, गाड़ियों के नंबर किसी के पास नहीं थे और वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। तो पुलिस के द्वारा हाईवे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से, टोल टैक्स पे लगे कैमरास के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से सूचना इकट्ठा की गई और उसके आधार पर टीम के द्वारा दबिश देकर के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। यहां पर दुर्लभ पक्षी ग्रेटर पेंडेंट और साथ ही स्नाइप अपने 2 चूजों के साथ नजर आए हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजभर ने इसको रिकॉर्ड भी किया, अपने कैमरे में कैप्चर किया और इसे कॉर्बेट क्षेत्र में इस प्रजाति के सफल प्रजनन का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण भी बता दिया है। कॉर्बेट प्रशासन ने भी इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। हो सकता है कि आपने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन पक्षी प्रेमियों के लिए इस पक्षी को उसके 2 चूजों के साथ देखना जश्न मनाने की एक बड़ी वजह है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार का दावा है कि उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ग्रेटर पेंटेड स्नाइप की मौजूदगी को रिकॉर्ड किया है। रजवार के मुताबिक इस पक्षी का दिखना पहला वैज्ञानिक सबूत है कि इसने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इलाके में सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। ये ग्रेटर पेंटेड स्नाइप है जो बहुत ही रेयर है और इतना रेयर है इस बात से आप अंदाजा ला सकते हैं कि आज तक इसका कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं आ पाया है, खासकर हमारे कोसी नदी और कॉर्बेट में। और इसको मैंने डॉक्यूमेंट करा है और जो सबसे खास बात है, मतलब स्थानीय होने के बाद भी ये आज तक फोटो इसका रिकॉर्ड नहीं बन पाया। कि इकोसिस्टम की बात हम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं और जब ऐसे डॉक्यूमेंटेशन दुर्लभ हमें पल मिलते हैं तो इसको और मजबूत बनाते हैं और कहीं न कहीं जो एक संरक्षण की हमारी एक दिशा है वो अच्छी दिशा में, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जा रहा है कि तभी हमें ये दुर्लभ जो पक्षी हैं यहाँ पर मिल रहे हैं और एक जो बर्ड वॉचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए, जो ग्रेटर पेंटेड स्नाइप है वो हमारा जो लैंडस्केप है कॉर्बेट का उसमें पाई जाती है और जो ग्रासलैंड है इसके या जो छोटी ग्रासेस होती हैं जनरली उसके बीच में पाई जाती है और क्योंकि उसका हैबिटाट ऐसा है तो इसमें जो कम दिखती है ये रिलेटिवली बाकी बर्ड्स के अपेक्षा। और वहीं देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ मीटिंग्स में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही वेणुगोपाल ने यह दावा कर दिया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी प्लान, पेपर लीक जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा, अयोध्या चंदा, बद्रीनाथ चोरी, अंकिता भंडारी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन सब की जांच होनी चाहिए। और आज हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिफरेंट लेवल नेतागण के साथ बातचीत मुलाकात ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपरेशन के लिए, इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए हम इधर आ गए। इलेक्शन रिव्यू करने के लिए हम आ गए। 2 दिन का मीटिंग के बाद हम बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं, उत्तराखंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हमारा सभी नेतागण लड़ने के लिए, पूरी ताकत के लिए लड़ने के लिए तैयार है उत्तराखंड में। आज यहाँ पर जिस तरह का मिसरूल चल रहा है और ये जो डबल इंजन सरकार के दावे इन्होंने बार बार किए हैं, हम उत्तराखंड को देखें, हम उत्तर प्रदेश को देखें,
अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा, अयोध्या राम मंदिर का। इन्होंने कितने साल से 90-91 से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए। पहले कमर्शियल बना दिया और अब तो लुटेरे हो गए हैं। भगवान राम जी के नाम पर जो लोगों की आस्था रही है, उस आस्था की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन, रेट्रो, साइलेंसर, त्रिशूल, तलवार और साथ ही अन्य घातक वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पैदल कांवड़ की अधिकतम जो ऊंचाई है वो 6 फीट और झांकी की ऊंचाई की अगर बात करें तो 10 फीट तक ये तय की गई है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से वैध पहचान पत्र के साथ रखने और नशे से दूर रहने, रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सहयोग की भी अपील की है। कांवड़ का जो मेला हरिद्वार में लगता है, इसको लेके हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियरअप है और 30 तारीख से विधिवत जो है श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन की जो शिवालय हैं वहाँ पे जल अर्पण करते हैं शिव भक्त। और इसमें हरिद्वार पुलिस ने एक बृहद योजना बनाई है। इसमें अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा रहा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से जो शिव भक्त हरिद्वार आते हैं, उनकी यात्रा को हम मंगलमय बनाएं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक इश्यूज ना रहें और उनके आने जाने रहने और वो सब कुछ लाएं और जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। और वहीं देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने उन पर तीखा पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड आकर अपने नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ा रही है, जबकि पार्टी खुद ही गुटबाजी से जूझ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि दशकों तक देश और उत्तराखंड को लूटने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। बीजेपी ने दावा किया कि 2027 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो भी नेता कांग्रेस का उत्तराखंड में पहुंच रहा है, सबसे पहले तो वो एकता का और अखंडता का पाठ पढ़ा रहा है अपने नेताओं को, और उनके नेता एकता नहीं बना पा रहे हैं। बेचारी कुमारी सैलजा भी हार गई और राहुल गांधी भी हार गए। उसके बाद अब वेणुगोपाल जी उत्तराखंड में आए 2 दिवसीय दौरे पर, और वो भी कल से लेके आज तक सिर्फ अपने नेताओं को एकता का पाठ ही पढ़ा रहे हैं। एक होके रहो, एक होके रहो, लेकिन एकता कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरे 2 दिवसीय दौरे में उनके माने हरीश रावत जी हर बैठक से नदारद रहे, तो ये कोई कैसी एकता है कांग्रेस की। अब रही बात की वो भ्रष्टाचार का या किस चीज का आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने 70 साल तक इस उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लूटने का काम किया। सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, लेकिन उसको लूटा किसने? कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकारों ने, और आज वो भ्रष्टाचार पर हमें बता रहे हैं। और हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित नीलधारा में स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया है। इंजन की ताकत आजमाने के लिए थार एसयूवी को नदी में उतार दिया, लेकिन तेज भाव के बीच वाहन बीच धारा में फंस गया। काफी देर तक युवक मदद की गुहार लगाता रहा। सूचना पर पहुंचे लोगों ने जेसीबी की मदद से थार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और देश का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। काशीपुर तहसील परिसर में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सरकार और न्यायालय के हालिया फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। शिक्षकों का यह कहना है कि नए प्रावधान उनकी गरिमा, पेंशन, सेवा सुरक्षा पर असर डाल रही है। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ उन्होंने काले कानून वापस लेने की मांग की है। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2001 से पहले और आरटी लागू होने से पहले, आरटी लागू हुई थी 2010 में, उससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सबके लिए टीईटी की अनिवार्यता कर दी है लागू। और जबकि समय समय पर जब भी वैकेंसी निकली हैं शिक्षा विभाग में या किसी विभाग में निकलती हैं, तो उस समय की जो भी क्वालिफिकेशन होती हैं वो सबको पास करने के बाद ही तो शिक्षक की पोस्टिंग हुई है। की बाध्यता जो है उससे मुक्त करना इसलिए अनिवार्य है कि जब भी किसी भी नौकरी के लिए, जैसे सर ने बताया कि जब भी कोई नौकरी के लिए आपकी अर्हताएं निकलती हैं कि आप ये मूलभूत जो है एलिजिबिलिटी आप क्वालिफाई करो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं वो अपने मूलभूत अर्हताओं को पूरा करने के बाद, एलिजिबिलिटी को पूरा करने के बाद नौकरी मिली है। अब बाद में अगर आप उसको बढ़ा देते हैं
तो वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होती ना जो पूर्व में आपकी नियुक्त है। नव नियुक्त पर आप जो भी लगाएंगे वो उसको क्वालिफाई करेंगे। हमारे यहाँ 14 के बाद में जब से शुरू हुआ टीईटी, सब क्वालिफाई है, टीईटी क्वालिफाई। उसके बाद आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, सब टीईटी क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं, मैं खुद भी टीईटी क्वालिफाइड टीचर हूँ। लेकिन जो उससे पूर्व में जब टीईटी था ही नहीं, उन लोगों से ये कहना कि आप टीईटी क्वालिफाई करो, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी जो चीजें होती हैं वो पहले से लिखती होती हैं। जब विज्ञप्ति निकलती है उसमें लिखा होता है कि आपको ये आपकी क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, आपको ये क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। और देहरादून में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाना अभी अनिवार्य कर दिया गया है। और ये पैनिक बटन सीधे 112 इमरजेंसी सेवा से जुड़ा रहेगा, जिससे कि संकट की स्थिति में पुलिस को तुरंत वाहन की लोकेशन मिल सकेगी। 25,000 से अधिक वाहनों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है। जो जीपीएस की जो प्रणाली है वो विद पैनिक बटन 1 अप्रैल 2019 के बाद से लागू की गई है। इसमें जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं उन सभी गाड़ियों में जीपीएस विद पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। और हमारे अभी 25,000 से ऊपर जो गाड़ियां हैं देहरादून में जो है लग चुका है। और इसके लिए हमारा कंट्रोल रूम मुख्यालय स्तर पे बन रहा है, जहां पर इसमें अलर्ट सिस्टम आएंगे, 14 अलर्ट्स आएंगे कि कैसे रैश ड्राइविंग हो रही है, हार्श ब्रेकिंग हो रही है, या किसी ने टेम्पर तो नहीं कर रखा। ये पैनिक अलर्ट आता है तो वो 112 से उसको कनेक्ट किया हुआ है। और अभी बैकएंड सिस्टम पूरा तैयार होते ही इसमें पुलिस के लिए भी एक ऐप बनाई गई है, जिसमें तुरंत रिस्पांस पुलिस द्वारा पैनिक बटन के प्रेस होने पे दिया जाएगा। और ये सुरक्षा के दृष्टिगत बहुत बड़ा एक हमारे लिए कदम हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और रेड अलर्ट के बीच जिला देहरादून प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सहस्त्रधारा और साथ ही कार्लीगढ़ सपेरा बस्ती का खुद दौरा किया है। खुद ग्राउंड पर वो उतरे हैं। उन्होंने बंद पड़े सहस्त्रधारा सरोना मार्ग का तत्काल इसको खोलने, नदी पार बसे परिवारों तक राशन और पानी पहुंचाने, साथ ही असुरक्षित मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित सड़कों को बहाल करने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने संगठन को धार देने की कवायद तेज कर दी है। एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान नेताओं विधायकों के साथ संगठनात्मक मीटिंग की। चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, चुनावी तैयारियों का रोड मैप भी साझा किया। हमारी पार्टी बहुत गंभीर है उत्तराखंड के चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर तमाम सीनियर विधायकों से लेकर और सीनियर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक, फ्रंटल संगठनों से सबसे गहन विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद ये निर्देशित जो 1 महीने का टारगेट दिया गया है कि बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई जाए, तमाम चीजों को सुदृढ़ किया जाए ताकि हम चुनाव में एकजुट होकर लड़े, उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी का प्रथम आगमन यहाँ पर देहरादून हुआ था और निश्चित रूप से उन्होंने लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मंथन किया, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के ग्रीन फ्रंटों के अध्यक्षों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। और निश्चित रूप से जहां ये संगठन को एक गति दे गया और वहीं युवाओं के अंदर और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश पैदा कर गया। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनके आने से एक नई ऊर्जा हमें मिलेगी और यहाँ की तमाम बातों को भी उन्होंने सुना और अपनी जो संगठन का क्या भावी कार्यक्रम है 2027 को देखते हुए उसके बारे में भी निश्चित रूप से दिशा निर्देशन दिए। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक बैठक रही और इसका परिणाम आने वाले टाइम में अच्छा ही निकलेगा। बंद करने में इलेक्शन कमेटी है और वो सब पार्टियों में होती है, उसमें आने वाले समय में चुनाव प्रबंधन, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। एक सवाल पड़ता है कि हाईकमांड के लोग आते जाते रहे और आने जाने से प्रदेश के जो नेता होते हैं वो भी हेक्टिक हो जाते हैं। एक अच्छा उन्होंने संदेश दिया, सभी एमएलए से बात हुई और एक बात बड़े, देखिए आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया है तो हमारे प्रदेश में क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आवागमन लगा रहेगा और वो क्योंकि संगठन महामंत्री हैं तो वही क्योंकि संगठन में जान फूंकने के लिए आए हैं कि भाई
चुनाव को, क्योंकि जनता भाजपा से त्रस्त है और जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है। लेकिन उन मुद्दों को लेकर हमें क्षेत्र में जाना है, जन जन तक जाना है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, उन्होंने युवाओं को नहीं बख्शा, उन्होंने और तो और हमारे जो इष्ट देव भगवान राम है उनको नहीं, किसी बद्रियों को नहीं बख्शा, किसी को नहीं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी कल देहरादून आए थे। उन्होंने जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से सीधा संवाद स्थापित किया, विधायक और पूर्व विधायकों से भी संवाद स्थापित किया, और जो हमारे आशुवादिक संगठन है उनसे भी उन्होंने संवाद स्थापित किया। और उन्होंने जो है कांग्रेस के एक साथी को सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।